नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ देने के लिए काफी है। तो चलो, सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के ऊपर एक बहुत शानदार न्यूज़ है, जिस न्यूज़ के चलते मुझे लगता है कंपनी के ऊपर जिस तरीके से कुछ दिनों से शेयर भागते चले जा रहे हैं, उसका भी जर्नी और भी ज़्यादा बनने वाला है। क्योंकि आप शेयर पैटर्न्स को देखेंगे तो एक साल पहले मतलब अराउंड अक्टूबर 2026 में प्राइस था 123 के आसपास, और आज कहाँ पे चल जा चुके हैं, 200 के ऊपर। मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, किस तरीके से जर्नी किया, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। वो रीज़न के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले एक आर्टिकल आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, और वो भी बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया कि आईएक्स ट्रेड वॉल्यूम increased by the nearly 36%, around 12,040 मिलियन यूनिट इन अगस्त में। सर इस अगस्त में 36% का ग्रोथ किया, और वो भी 12,040 मिलियन यूनिट का। तो सोचिए, कोई भी कंपनी अगर खुद के प्रोडक्ट के बेसिस में इतने बड़े प्रोजेक्ट को कम्पीट कर रहा है, इतने शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या वो कंपनी रुक के रखेंगे खुद को? क्या उस कंपनी के ऊपर बड़े बड़े इन्वेस्टर से लेकर छोटे इन्वेस्टर भी ट्रेड नहीं करेंगे? क्या उस कंपनी के ऊपर बाय नहीं करेंगे? तो एक चीज और भी आपको दिखा दो, चलो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या है। देखिए, इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रस्ट करते हैं। पहले तो एफ के पास 27% होल्डिंग था, और उसके होल्डिंग 11% हो गया। तो आप कहेंगे सर ये तो बेकार बात हो गया कि 27% से 11%, तो होल्डिंग किसके पास गया? एक्चुअली होल्डिंग पब्लिक के पास भी नहीं गया, क्योंकि पब्लिक के पास तो पहले 62% होल्डिंग था, आज पब्लिक के पास 56% है। तो पब्लिक ने भी माल बेचा, एफएस ने भी माल बेचा, तो किसने खरीदारी की? एक्चुअली डीएस ने खरीदारी की है। और डीएस ने कितना, 31%। और एक चीज और भी नोटिस करने वाला बात यहाँ पे जबरदस्त है, क्योंकि देखिए एसबीआई जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी भी इस कंपनी के ऊपर 9.5% के आसपास होल्डिंग किया। मेरा एसेट जैसे कंपनी 4.5% होल्डिंग की है। तो बड़े से बड़े दिग्गज आप देख सकते हैं, पराग परिक फिक्सेबल फंड सबसे एक अच्छा फंड माना जाता है, वो भी 5% होल्डिंग किया। मतलब वही कंपनी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट किया, एल जैसे कंपनी 4%। तो लंबा सा आपको लिस्ट मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिस्ट आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो ट्रस्टेड इंडिया के ट्रस्टेड एक म्यूचुअल फंड है, वो कंपनी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया है। तो हम लोग खामों का घबरा रहे हैं। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर इतने दिनों से मेरा इंतजार का फल मुझे मिला। क्योंकि देखिए पेशेंस कितने इंपॉर्टेंस होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा सकता हूँ। जैसे देखिए कंपनी के ऊपर क्या बना, एक स्ट्रांगली मुझे एक पैटर्न दिखा। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है, पहले क्या बना, शोल्डर बने थे, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद फिर से शोल्डर, फिर से शोल्डर। मतलब कंपनी के ऊपर शोल्डर बनने के बाद एक हेड बना, और उसके बाद यहाँ पे शोल्डर बने, उसके बाद हेड बने, इसके बाद यहाँ पे एक शोल्डर, और उसके बाद यहाँ पे एक शोल्डर। तो देखिए, अगर कोई भी हेड बनने के बाद बार बार शोल्डर बने, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो सोचना पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ऊपर जाने के लिए। हाँ, ये भी मुझे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इतने बड़े शोल्डर हेड के तो आसपास है, तो क्या इसको माना जाएगा शोल्डर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको देखना है कि शोल्डर का जो लो है वो हेड के लो के नीचे गया है कि नहीं, उसको टच किया है कि नहीं। तो टच तो नहीं किया, तो इसका मतलब वो ही शोल्डर माना जाएगा और इसको हेड माना जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग देखिए कंपनी फाइनली क्या किया, इसको ब्रेकआउट भी किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया, और मैं इंतजार किया कि कब रिटेस्ट करेगा, और फाइनली रिटेस्ट इस जगह पे किया। तो जब रिटेस्ट किया उस जगह से मेरा एंट्री बना था, और मेरा टारगेट था अराउंड अराउंड 211 रुपीज़ के आसपास। और फाइनली पिछले दिनों में वो टारगेट को अचीव भी कर दिया। तो कितने शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। हाँ, एक ड्रॉ लाइन यहाँ पे मैं ड्रैग करके आपको दिया था, क्योंकि एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, उसको फेस करने के बाद यहाँ से करेक्शन हुआ, उसके बाद होल्ड किया, फिर से जर्नी किया। मतलब क्या है, कंपनी के ऊपर अच्छी तरीके से एक बिग बाउंस, बिग जर्नी यहाँ पे देखने को मिला। और इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और निप्पॉन एनर्जी जो लिमिटेड है, निप्पॉन एनर्जी जो कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जो ट्रेंडिंग है, वो ट्रेंडिंग कंटिन्यू यहाँ पे हो चुके हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर जो जर्नी है, वो जर्नी कंटिन्यू करके एक अच्छा खासा टारगेट भी अचीव किया। वो करीबन करीबन एंट्री लेवल से टॉप लेवल तक देखो तो 20 से 30% का टारगेट मिला, वो भी सिर्फ 44 डेज में। यही होते पावर, यही होते हैं स्ट्रेटजीज का सही इस्तेमाल करना। क्योंकि कंपनी के ऊपर एंट्री लेने के दो पीछे रीजन था। पहले रीजन तो मैं बता चुका हूँ, दूसरा रीजन है कंपनी का ग्रोथ। आप देखेंगे सेल्स में कोई भी एक क्वार्टर्स में आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी के सेल्स कम हुआ, और प्रॉफिट में भी कोई भी एक क्वार्टर्स ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी का प्रॉफिट भी कम हुआ। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 0.69 था, यहाँ पे तो 0.44 है।
देखिए इस तरीके से आप अगर किसी कंपनीज के ऊपर कंपेयर करने के लिए जाएंगे तो आप कभी भी कंपनीज के ग्रोथ के बारे में पता ही नहीं चलेगा। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश था इसलिए मैं कंटिन्यू किया। बाकी नेक्स्ट कोई अगर एंटी बने, कोई भी ट्रेंड बने तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आपको वीडियो कैसे लग रहा है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना और प्यारा से एक लाइक जरूर कर देना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। फाइनली सीडीएसएल के बारे में मैं चर्चा जरूर करूंगा क्योंकि मुझे कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि जब कंपनी लगातार भागते चले जा रहे थे, मुझे कमेंट्स आ रहा था कि सर अभी सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं। देखिए मेरे इस कंपनी के ऊपर पहले जो एंट्री था उसका तो टारगेट हो चुके, वो मैं तो एग्जिट कर चुका हूँ। वो वीडियो भी आपके आपने जरूर देखे होंगे। यहाँ पे मुझे कोई डिसीजन अभी फिलहाल के लिए नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, आप चीज़ों को समझिए। देखिए यहाँ पे एक डाउ थ्योरी यहाँ पे कंपनी के ऊपर देखने को मिला। यहाँ पे एक रेंज के बेसिस में कंपनी काम किया। वो रेंज कुछ इस तरीके से बने। पहले देखिए स्ट्रांगली एक क्या बना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बने और उसके बाद देखिए यहाँ पे सपोर्ट बने। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली दिखा है तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट की तरीके से काम किया। तो सपोर्ट वन एंड रेजिस्टेंस वन, उसके बाद यहाँ पे भी सपोर्ट टू, यहाँ पे रेजिस्टेंस टू। तो दो चीज तो हो गया। अभी तीसरे चीज के लिए क्या करना है, ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे देखिए, कुछ टाइम होल्ड किया उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और मुझे चाहिए एक रीटेस्ट मैन, मतलब एक रीटेस्ट मुझे चाहिए, कुछ इस लेवल तक आना चाहिए, एटलीस्ट तो इस लेवल तक आना चाहिए क्योंकि यही लेवल को कंपनी होल्ड करने के बाद ही शानदार वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया था। मतलब इस जगह पे मुझे चाहिए एक रिट्रेसमेंट। तो करीबन करीबन 1298 रुपीज़ का ये जो रेंज है, इस रेंज तक मैं इंतजार करूंगा। अगर गिरते गिरते इस लेवल को टच करे तो मैं जरूर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एडिंग करूंगा एज ए, मतलब एक रिक्सी ट्रेड है, ऑब्वियसली रिक्सी ट्रेड है क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर हाई लेवल में बाई करना इतना मतलब मामूली बात नहीं है। वहाँ पे आपको तो रिक्स लेकर, हर जगह पे रिक्स है, यहाँ पे ज़्यादा रिक्स आपको लेकर काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर दो कारण के वजह से मैं ट्रेड लूंगा। पहली बात, कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डेटा डेटा मुझे बहुत स्ट्रांग लगा क्योंकि कोई भी क्वार्टर्स एक ऐसे नहीं मिला कि जहाँ पे कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है। और उसके बाद कंपनी की ऐसे भी नहीं मिला कि जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली जर्नी यहाँ पे अच्छा खासा नहीं हुआ। अच्छा खासा प्रॉफिट भी है, अच्छा खासा मतलब रेवेन्यूज भी बने। तो सारी चीज़ों को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले और यही सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिले है। बाकी इस कंपनी के ऊपर ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। जब तक इस नीचे लेवल को टच नहीं करे तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि इस लेवल तक आने का चांसेस है। क्योंकि जब कोई कंपनी ब्रेकआउट करके ऊपर जाते है तो वो एक बार उस सपोर्ट लेवल को वो रिटेस्ट करने के लिए जरूर आते हैं। तो मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, जिसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया हूँ। आज इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। वो इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, देखिए फाइनली जब कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना था, जैसे यहाँ पे क्या बने, एक कप बने उसके बाद एक हैंडल बने। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, क्या कप विथ हैंडल सेम टू सेम लेवल में है? बिल्कुल नहीं। कप का जो लो है उस लो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी के जो हैंडल है वो थोड़ा सा ऊपर बने हैं, इसलिए मैं कप विथ हैंडल पैटर्न इसको जरूर कहूँगा। उसके बाद देखिए फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो गया। इस जगह पे एंटी तो बन गया था, उसके बाद देखिए बिग फॉल हो गया और फॉल भी कोई छोटा मोटा नहीं है और बूसी लेवल तक फॉल हुआ जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल था क्योंकि बार बार उस सपोर्ट लेवल को टच करके कंपनी बाउंस बैक किए थे। तो यहाँ पे भी कंपनी टच किया और बाउंस बैक किया। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के ऊपर जो एंट्री लेवल बना था उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर टारगेट जो है वो कुछ छोटा मोटा टारगेट बने। तो अराउंड जो टारगेट लेवल है एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 15 to 16% के आसपास। तो इस छोटे टारगेट के ऊपर जब कोई काम किया जाता है तो आपको ये देखना है कि कंपनी कितना अभी रिक्सी पोजीशन में है। देखिए केमिकल सेक्टर तो रिक्सी पोजीशन में है ही क्योंकि लास्ट 2 ईयर से केमिकल सेक्टर में जो ग्रोथ है, वो डिमांड है, वो बहुत कम हो चुके हैं, जिसके चलते है कंपनी के ऊपर इतने दिनों से प्रेशराइज है। अगर आप चार्ट को डिटेल्स में देखेंगे तो एक बड़ा फॉल देखने को मिला। ओवरऑल टॉप लेवल से अगर मैं एकदम ग्राउंड लेवल तक देखूँ जहाँ तक गिर चुके थे, 54% 55% के आसपास क्रैश हो गया। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी की जर्नी करने के लिए काफ़ी है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो क्या क्लीन साइंस फिर से रिकवरी कर सकते हैं, क्या क्लीन साइंस फिर से खड़ा हो सकते हैं? देखिए इस कंपनी के ऊपर मेरा तो कोई डाउट नहीं है कि कंपनी बेस्ट है, क्योंकि डाउट इसलिए नहीं है क्योंकि इस खराब टाइम में भी कंपनी खुद की जो सेल्स है उस डेटा को वो फिर से अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और भी अच्छा लगेगा देखने में। तो देखिए 202 करोड़ से थोड़ा करके करेक्शन हुआ था, उसको धीरे धीरे करके कंपनी रिकवरी भी किया। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ। 70 करोड़ से
थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ 65, क्योंकि अभी भी मार्केट में जिस तरीके से डिमांड होना चाहिए था उस तरीके से डिमांड है नहीं, इसके चलते थोड़ा सा तो प्रेशर रहेगा। और बाकी मेरे व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका उसका नाम है मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बेसिकली इस कंपनी का फेस वैल्यू जो 2 रुपया है, कंपनी बता रहा है कि कंपनी इस फेस वैल्यू को 1 रुपया करने जा रहा है, मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 2 शेयर देने वाला है। किसी व्यक्ति के पास अगर 100 शेयर है तो उसके पोर्टफोलियो में 200 शेयर हो जाएगा। इसके लिए फाइनली डेट अभी तक आया नहीं, तो जब डेट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सॉरी, फाइनली डेट आ चुके हैं, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने दूसरे कंपनी के बारे में समझ लिया। तो फाइनल डेट आ चुके हैं अगस्त 2009 में यहाँ पे कंपनी एक बार डेट दे चुके थे, स्प्लिट एक बार हो चुके हैं, तो फिर से एक बार कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट करेगा, क्योंकि उस टाइम कंपनी स्प्लिट और बोनस एक साथ दिया था। तो इस बार फिर से एक बार डेट आने वाला है, तो उस डेट आने के बाद ही मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।